आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नोवा लेक्चर और इसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ध्यान से समझेंगे आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन दो डायग्राम की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए ज़रा, लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है, तो इस तरीके से वो बैंड हो गई है। तो मीडियम 2 ने लाइट रे को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है, या तो वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो मीडियम 2 ने लाइट रे को क्या किया, बैंड किया। वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, वहाँ पे भी लाइट रे को जाना तो इस तरीके से था, लेकिन मीडियम 2 ने उसको क्या कर दिया, नॉर्मल की तरफ बैंड कर दिया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे इन दोनों डायग्राम में कौन से में लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो हम साफ बता सकते हैं कि यहाँ पे लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। मतलब ये वाला मीडियम लाइट रे को क्या कर रहा है, ज़्यादा बैंड कर रहा है कंपेयर टू दिस मीडियम। तो इसका मतलब ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी ये वाला जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि कोई भी मीडियम लाइट रे को कितने एक्सटेंड तक बैंड कर सकता है। लाइट रे को जाना तो इस तरीके से था बिल्कुल सीधे, लेकिन इस मीडियम ने क्या किया, लाइट रे को बैंड कर दिया इतने एंगल से। तो यहाँ पे भी लाइट रे को जाना तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन मीडियम ने क्या किया, उसको बैंड कर दिया। तो यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा है, वहाँ पे एंगल बड़ा बन रहा है। तो कोई भी मीडियम लाइट रे को जितने एक्सटेंड तक बैंड कर सकता है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जो ज़्यादा बैंड करेगा लाइट रे को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जो लाइट रे को कम बैंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो कोई भी मीडियम लाइट रे को कितने एक्सटेंड तक बैंड कर सकता है, कितना उसे मोड़ सकता है, वही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी है कि द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब वही है कि लाइट रे की डायरेक्शन को कितना चेंज किया है दूसरे मीडियम ने, या फिर लाइट रे को कितना बैंड किया है, वही उस मीडियम का क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो उम्मीद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर हमने लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। रिलेटिव क्वांटिटी से मतलब ये है कि अगर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि ग्लास ले लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा, लेकिन अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो फिर कुछ और आएगा। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक रिलेटिव क्वांटिटी कहा जाता है। हमने एक ही मटेरियल लिया है, सेम मटेरियल, लेकिन जब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है, जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है। तो क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज़ से बदल जा रहा है कि हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, तो ग्लास का बदलता हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट मीडियम क्या है। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो आप कुछ और निकालेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर आपका फर्स्ट मीडियम वाटर है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है, जब भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी आप किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। मान लो कि आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो भी वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला तब फिर आप उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते। तो हमने इस पेज पर ये जाना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है जो बदलता रहता है। अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं एयर के तो कुछ और आएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कुछ और आएगा। और अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा।
अब हम अगले पेज पर ये सीखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता क्या है। मान लो कि लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है और लाइट की स्पीड जो फर्स्ट मीडियम के अंदर है मान लेते हैं कि वो v1 है और सेकंड मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है v2, और हम ये जानना चाहते हैं कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हम उसे लिखेंगे n21। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो कि ये एयर है और ये वाटर है। अगर हम वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालेंगे उसको लिखेंगे n21, और अगर आप फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे तो आप उसे क्या लिखेंगे n12। अब यहाँ पे आपने n21 लिख दिया तो सामने क्या आएगा, सामने आएगा v1/v2। v1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और v2 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा v2/v1। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये काफ़ी सिंपल से फॉर्मूले हैं। n21 का मतलब है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, और नीचे क्या लिखेंगे, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड, और ऐसे ये है। ठीक है, अब क्या है कि कभी कभी फर्स्ट मीडियम एयर होता है, तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और उसको निकालने के लिए हम n12 या n21 के बजाय हम लिखते हैं nm, और इसका फॉर्मूला होता है nm = c/v। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड। आप ऐसा समझ लो कि एक मीडियम आपका एयर हो गया और दूसरा मीडियम आपका ग्लास हो गया। तो यहाँ पे c की जगह पे आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमने यहाँ पर उन फार्मूलों को देख लिया जिनकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये फार्मूला होगा v1/v2। फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये फार्मूला होगा, और किसी भी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे nm = c/v। अब हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, उसे हम देखते हैं अगले पेज पर। चलिए खैर, तो देखते हैं इस सवाल को। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। तो लाइट जो है ना एयर से डायमंड में जा रही है, तो जैसे ही हमें दिखेगा कि एयर है या फिर वैक्यूम है तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो लाइट एयर से डायमंड के अंदर एंटर कर रही है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 2.42। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर निकालनी है, डायमंड के अंदर, और गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ दिस। एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है वो दे रखी है, तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं nm = c/v। तो nm की जगह पर क्या लिखा जाएगा, nm की जगह पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है जिसकी अंदर हम लाइट की स्पीड निकालने जा रहे हैं, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2.42। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, वो हमें दे रखी है 3 × 10⁸, और v का मतलब होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड जिसमें आप निकालना चाहते हैं। तो आप लाइट की स्पीड किस में निकालना चाहते हैं, डायमंड के अंदर, तो ये तो आपको पता नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब v को हम वहाँ पे ले जाएंगे और ये 2.42 इधर आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। इसके बाद हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ना तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी, तो v = आएगा 300/242 × 10⁸। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, 300 बन जाएगा। अब 242 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.24 × 10⁸।
ये निकल गई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, लेकिन डायमंड में वो काफ़ी कम हो जाती है 1.24 × 10⁸। तो सवाल में जैसे ही हमने पढ़ा कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, लाइट एयर से डायमंड के अंदर आ रही है, तो हम समझ गए कि जो फार्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फार्मूला लगाते ही हमने सारी वैल्यू पुट की, nm की जगह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं जिसके अंदर लाइट की स्पीड निकालनी है, c की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम लिखते हैं, और v की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो ये तो आपके पास था नहीं, ये तो आपको फाइंड करना था और आसान कैलकुलेशन से हमने इसको निकाल दिया। एक और सवाल देखते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए खैर समझ लेते हैं इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42 एंड दैट ऑफ ग्लास इज़ 1.52। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, और पूछा गया है हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रैवल इन ग्लास दैन द डायमंड। लाइट जो है वो ग्लास के अंदर डायमंड से कितनी फास्ट चलेगी, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि कम है इसलिए लाइट उसके अंदर फास्टर ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू डायमंड। अभी यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि लाइट ग्लास से डायमंड में जा रही है फिर डायमंड से ग्लास में आ रही है, ये भी हमें को नहीं पता है। तो हमें ये नहीं पता कि लाइट जो है ना वो ग्लास से डायमंड के अंदर एंटर कर रही है या फिर डायमंड से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। और ये जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं ये होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कहीं पर आप देखें ना कि खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको इस सवाल में ये पता लगाना है कि लाइट जो है वो ग्लास के अंदर डायमंड से कितना फास्ट चल रही है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि जो ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि डायमंड का, उसको ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे और इसके सामने आप इस तरह से लिख सकते हैं म्यू डी और म्यू जी। म्यू डी का मतलब है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू जी का मतलब है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी आपको ये पता लगाना हो कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम से कितनी ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को ऊपर लिखेंगे और कम वाले को नीचे और डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर आएगा 1.59। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लाइट ट्रैवल इन ग्लास 1.59 टाइम फास्टर देन डायमंड। तो सिंपल होगा, आप ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक और बेहतरीन सवाल पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड एग्ज़ाम में, उसे भी देख लीजिए। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा अलग भी है बाकी सवालों से। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 30 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है जो एक ग्लास स्लैब से जाके स्ट्राइक कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। आगे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है 19.5 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख लेंगे 19.5 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है और हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे केस में मैंने आपको गलत दिखा देता है, यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे केस में जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हों तो हम कौन सा फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो हमारी बुक में लिए दिया हुआ है जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस कांस्टेंट की जगह तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देंगे जो भी दिया हुआ होगा, और आई की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर की जगह क्या रख देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसमें लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो साइन आर की जगह हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन आई की जगह, और साइन आर की जगह क्या लिखेंगे, साइन 19.5 डिग्री।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह क्या लिखेंगे, वो तो हमें फाइंड ही करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूँ NM। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू वैसे तो हमें मैथ्स में जो चैप्टर पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री उससे पता होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और sin 19.5 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1/3। यहाँ पर उसको लिख दिया जाएगा और उधर ऐसे ही चलता रहेगा NM यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वैसे तो NM का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इस केस में लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है ग्लास के ऊपर तो एयर से तो आ रही होगी वो। और वैसे भी ये फार्मूला हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इस तरह से होगा ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा NM = 3/2 यानी कि 1.5। तो इस तरह से हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल लिया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी बुक में एक टेबल में भी दिया हुआ है, ये देखिए ज़रा। हमारी बुक में ये टेबल दी गई है और इस टेबल में सभी मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे एयर के रेस्पेक्ट में वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। तो हमने यहाँ पे जो निकाला है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी करीब करीब वही है 1.5। तो इस तरह से याद रखिएगा जब भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए होंगे तो आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड जो सवाल आ सकते हैं अलग अलग तरह के वो हमने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद हमारी बुक में कुछ आसान सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिक्वली इन वाटर। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से ट्रैवल करते हुए ऑब्लिक्वली वाटर के अंदर एंटर करती है। ऑब्लिक्वली मतलब तिरछी एंटर करती है वाटर के अंदर। तो एयर से वाटर में आ रही है। एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है और वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे आएगी तो वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब इस तरीके से अगर वो आ रही है तो जाना तो उसको ऐसे था लेकिन वो बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि डज द लाइट रे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम कहेंगे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि वो एयर से वाटर में आ रही है। एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर में आएगी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो इस तरह से पहला सवाल तो सिंपल था। दूसरा जो है ना अभी अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर बेस्ड है। ये सवाल हमने किया था कि लाइट जब एयर से डायमंड के अंदर एंटर कर रही थी। यहाँ पे बस इतना हो रहा है कि लाइट जो है ना एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद ही निपटाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी कम होगी। तो एक बार हम टेबल 10.3 को देख लेते हैं। तो टेबल 10.3 को देखकर आसानी से पता लगता है कि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। एयर जो है वो ऑप्टिकली बहुत ही कम डेंस है और डायमंड जो है वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है। तो डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। तो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी का पता किससे चलता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। अब आते हैं 4 पर। यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पंटाइन एंड वाटर। आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, कैरोसिन दे रखा है, टर्पंटाइन दे रखा है और वाटर दे रखा है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। इनमें से किसके अंदर लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी। तो इन तीनों में से जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा लाइट उसी के अंदर फास्ट ट्रैवल करेगी। तो टेबल 10.3 को देखकर पता लगाते हैं कि कैरोसिन, टर्पंटाइन और वाटर में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, क्योंकि लाइट उसी के अंदर फास्ट ट्रैवल करेगी। तो ये हमारी टेबल 10.3 है। आप ये मत समझिएगा कि आपको ये टेबल याद करनी है। एग्ज़ाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के दिए जाएंगे अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर कैरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.14 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है
और टर्पनटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो सबसे फास्ट किसके अंदर ट्रैवल करेगी? वाटर के अंदर। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतनी फास्ट ट्रैवल करेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.4। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखिए, इस स्टेटमेंट के काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब वो लाइट रे को सबसे ज़्यादा बैंड करेगा, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से उसके अंदर लाइट की स्पीड भी काफ़ी कम होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता सकता है। एक तो ये कि दिस इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच डायमंड बैंड द लाइट रे। डायमंड लाइट रे को कितने एक्सटेंट तक बैंड कर सकता है ये पता चलेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके अलावा डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी? 1/2.42 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम में होगी ना, उसकी 1/2.42 टाइम्स होगी, यानी कि उससे काफ़ी कम होगी। तो हमने ये समझा दिया कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इससे हमें क्या पता चलता है। तो इस तरह से चैप्टर का एक और पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब अगला पार्ट शुरू होगा, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जिसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले आप ये सारा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से आगे की चीज़ें समझ में आ सके। थैंक यू।